हाय 98.3 मिर्ची पर मेरा नाम है काजल और आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट तो हैं लेकिन द मैन हू नीड्स नो इंट्रोडक्शन डॉक्टर आलोक वाजपेयी हु इज अ साइकियाट्रिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। सर, आज हम जिस बारे में आपसे बात करने वाले हैं इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक। इसके बारे में आधे लोग तो सोशल मीडिया की वजह से जागरूक हुए हैं और बाकी आधों को ये पता ही नहीं है कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। तो अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में ये पूछूं कि कोई इंसान ये कैसे पता लगाए कि इस वक्त वो जिस दौर से गुजर रहा है, जिस फीलिंग से गुजर रहा है, उसको दरअसल मेंटल हेल्थ इशू बोलते हैं। देखिए, शब्द जो है मेंटल हेल्थ एक समय में सिर्फ मेडिसिन में इस्तेमाल होता, मेडिकल ट्रेनिंग में, फिर साइकियाट्री ट्रेनिंग में या साइकोलॉजी जो लोग पढ़ रहे होते थे। ये जो पॉपुलर फैशन में मेंटल हेल्थ शब्द आया है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो इसलिए कि अगर आप एक डेफिनेशन पूछिए मेंटल हेल्थ, आप हेल्थ की डेफिनेशन पूछ के देखिए किसी से, तो वो सब लोग WHO की एक डेफिनेशन बता देंगे, पर वो हेल्थ है नहीं। हेल्थ इज़ अ गिवन स्टेट, यू आर बॉर्न हेल्दी, राइट। ब्रेन के साथ ज़रा अलग चक्कर है। वो चक्कर ये है कि ब्रेन जो होता है वो पैदा होते समय ब्रेन के अंदर उसकी बेसिक यूनिट न्यूरॉन कहलाती है। वो न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ कनेक्शंस उनके बीच में बने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप तजुर्बे से गुजरते हैं, पैदाइश से लेके 16, 17, 18 साल तक, वैसे वैसे ब्रेन में कनेक्शन बनते हैं। तो अब मेंटल हेल्थ अगर हम डिफाइन करने चलेंगे तो हर कल्चर की अलग हो सकती है, हर सिविलाइजेशन की अलग हो सकती है, क्योंकि कंडीशनिंग अलग अलग है। अफ्रीका में बच्चा रहता है, उसकी कंडीशनिंग अलग है, और जो बच्चा हिंदुस्तान में रह रहा है उसकी कंडीशनिंग अलग है। तो ये कंडीशनिंग करते करते 16, 17, 18 साल में आप बायोलॉजी से कल्चर का इंटरफेस जो होता है, लेकिन अगर ये सब भी उसके एक लेवल डीप चले जाएंगे तो बेसिक चीज़ें जो होती हैं, कैसे आप इमोशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे दूसरे ह्यूमन बींग से रिलेट करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे थिंकिंग डेवलप हुई है ह्यूमन बींग्स में, उन सब बेसिस पे मेंटल हेल्थ डिफाइन की जाती है। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है कि मेंटल हेल्थ तो ठीक है, तो मेंटली हेल्दी अनहेल्दी कौन है फिर? अनहेल्दी डिफाइन करने के लिए तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स और नॉर्मलसी की डेफिनेशन आ जाती है बीच में, कि जो लोग सोसाइटी के नॉर्म नहीं फॉलो कर रहे हैं वो अनहेल्दी। मेंटल हेल्थ पर से मेरे ख्याल से बड़ा मिसनोवर शब्द है। वो इस्तेमाल हर चीज़ की तरह होने लगा है आजकल, पॉपुलर साइकोलॉजी, पॉपुलर मीडिया। बट आई थिंक हम लोग को दो बातें करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए मेंटली इल कौन है। जो मेंटली इल नहीं है वो मेंटल हेल्दी हो सकता है। मेंटली हेल्दी आप, फॉर एग्जाम्पल आपकी टांग टूट गई, उतनी टांग ही आपकी अनहेल्दी है बस, बाकी तो आप हेल्दी हो अगर और कोई बीमारी नहीं है। तो मेंटल इलनेस में भी होता है, आपको डिप्रेशन हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए, तो बीमारी है, लेकिन बाकी ज़िंदगी तो चल ही सकती है। तो ये मेंटल हेल्थ की बात करना बड़ा कठिन काम है। मेरी समझ में अगर आप एक लाइन में मुझसे कहें, हर इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ एक बहुत ही अंदरूनी पॉइंट ऑफ बैलेंस है बिटवीन योर इमोशंस, आपकी थिंकिंग, बाहर के सर्कमस्टांसेस को आपका रिस्पॉन्स, इन द मोस्ट हेल्दी वे, जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और मैक्सिमम लोगों के लिए बेनिफिशियल। सर, ये कैसे डिफाइन किया जाने लेकिन? हाँ, इसीलिए देखिए, इसीलिए कोई स्टैंडर्ड लगाना, अब स्टैंडर्ड टेस्ट साइकोलॉजिस्ट को दे सकते हैं कि ये मेंटली हेल्दी है, इसका स्कोर 24 आया तो खराब है, बट वो सही तरीका है नहीं। इसीलिए हर आदमी, अगर आप कहेंगे मैं मेंटली हेल्दी हूँ, तो आपकी लाइफ जिससे चल रही है वो भी कहेगा मैं भी मेंटली हेल्दी हूँ। मानता कौन है? इसीलिए अदालतें और साइकेट्री हॉस्पिटल इसीलिए चल रहे हैं, क्योंकि दो लोग एग्री किस बात पे मेंटली हेल्दी एग्री करेंगे। महात्मा गांधी जिस समय में थे, काफ़ी मेंटली हेल्दी आदमी, उन्होंने काफ़ी बैलेंस कर लिया था अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो उनको हेल्दी नहीं मानते, वो अपने पैरामीटर लगाए थे। मेरे ख्याल से ये
हर व्यक्ति का मेंटल हेल्थ उसकी एक इंडिविजुअल कहानी होती। ये जज करने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को समय देना पड़ता है उनको। प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई आदमी प्रॉब्लम लेके आता है तो हम लोग की चूँकि डायग्नोसिस की आदत है ना कि ये लेबल लगा दिया कि डिप्रेशन है कि एंग्जाइटी है कि, तो वो लेबल में ट्रीटमेंट चलने लगता है। बल्कि मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जो आ रहा है उसका अपना एक नैरेटिव है, उसका नैरेटिव ही डिसाइड कर सकता है कि वो मेंटली हेल्दी है कि नहीं। ये इंडिविजुअलिटी जो है ना, पर इतना भीड़ हो गई है, इतने लोग हो गए हैं कि वो, प्लस एक अमेरिकन स्टाइल ऑफ थिंकिंग है, ब्रेन का भी स्टाइल ऐसी है कि उसको कैटेगराइज करना है, तो लेबलिंग जो है। तो मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था कुछ दिन पहले, मेरा ऐसा मानना नहीं है, ऐसा सबूत भी है इस बात के कि साइकियाट्री क्लिनिक्स में या जो प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं उसमें से 15-20% लोगों को बायोलॉजिकल इलनेसेस हैं, जैसे और बीमारियाँ हो, इन कैंसर है, डायबिटीज़ है, वैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, बाइपोलर है, साइकोसिस है कुछ बच्चों को। लेकिन बाकी सब प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, और ये प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग जब एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाती हैं तो सिम्टम होने लगते हैं। लेकिन आप सिम्टम ट्रीट कर सकते हैं, उनकी लाइफ को मेडिकलाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्वयं के प्रयास के बिना कुछ ठीक नहीं होता। तो वो स्वयं का प्रयास भी मेंटल हेल्थ में आता है कि आप अपनी स्थिति में स्वयं का प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्मोनी, सारी एथिक्स, सारी मॉरलिटी, सारी फिलॉसफी सब इसी एक झंझट से जनरेट हो रही है कि आदमी है कौन और कैसे जीना है उसको। अगर ये प्रश्न के उत्तर अल्टीमेटली मिल जाए तो मेंटली है एब्सोल्युटली। लेकिन ये ढूंढते ढूंढते तो इंसान नहीं निकल निकल जाता। जाता। नहीं तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो काजल, तो दुनिया में केओस इसीलिए है ना, और उसकी वजह और भी अगर जड़ में चले जाओ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। वो लोगों को सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, प्रोफेशनल बना रहा है, राइट्स बता रहा है, उनको जिंदगी जीने का सलीका नहीं सिखा रहा कहीं से। कभी भी याद कर लो अपने बचपन, कभी ऐसा आपसे बताया गया हो कि ये क्राइसिस आए तो ऐसे हैंडल करना है, ये ऐसे एथिक्स करनी है, ये ऐसे रिएक्ट करना है, या कैसे माफ़ करना है, कैसे माफ़ करना है, ये सिखाया गया तो आज तक तो मुझे नहीं लगता। कभी नहीं। ये सब सीखने के लिए फिर आपको गुरुओं के पास जाना पड़ता है। वो भी ज़रूरी है कि वो आप मेंटली हेल्दी काम हो, क्योंकि वो आपका डिसबैलेंस भी बढ़ा देता है कभी कभी। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, लेकिन फिर भी चूँकि ये बातें हो रही हैं मेंटल हेल्थ पे, अगर बीमारी नहीं है तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को अपना सेट पॉइंट पता होता है दिमाग में। कैसे, कौन सा सेट पॉइंट? तो सेट पॉइंट मतलब अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं, सेट पॉइंट अपना, मेरा सेट पॉइंट मेरे अपना इमोशंस और मैंने जो सीखा है या मैंने जो पढ़ा है या जो मैंने सोचा है उनके बीच का सामंजस्य, वो वही चीज़ें तो मुझे सिखाएंगे दुनिया को कैसे हैंडल करना है। अगर मान लीजिए मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति मुझसे अननेसेसरली संघर्ष में उलझा हुआ है, तो मुझे वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है अगर मेरे लिए, तो मैं काफ़ी दूर तक फॉरगिव करूँगा, भूल जाऊँगा सब कुछ। लेकिन एक पॉइंट पर हो सकता है ना करो, या ये भी हो सकता है वो व्यक्ति सुनने को तैयार हो तो आप बात करके रिकनसाइल कर लें, और अगर ना सुनने को तैयार हो तो फिर आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। अपने आप को बचाने के लिए जो चीज़ें बाहर से आपके दिमाग में गया है कचरा, आपको उसको हैंडल करना चाहिए। करते लोग उल्टा है, जो व्यक्ति कर रहा होता है उससे बिटरनेस, उससे हेटरेड, उससे लड़ाई होने लगती है। मुद्दा उसको हैंडल करने का है ही नहीं, मुद्दा सिर्फ लाइक देयर इज नो एनिमी। एनिमी तो कर गया, अपने को कैसे संभाल लोगे। तो मेरा सेट पॉइंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर सेट पॉइंट। भाई आपकी सिचुएशन ऑफ लिविंग अलग है ना, हम लोग एक ही घर में हो सकता रह रहे हो, एक ही सर्कमस्टांसेस हमारे हो, फिर भी आपका रिएक्शन मेरे रिएक्शन से अलग होगा, क्योंकि ब्रेन में सारे नेटवर्क मोर और लेस एक जैसे होते हैं, बट वो माइक्रो डिफरेंसेस जो होते हैं डेवलपमेंट के दौरान, भाई बहनों को देखिए एक ही जैसा स्टिमुलस मिल रहा हो, ट्विंस को भी एक जैसा स्टिमुलस मिलता तो भी 70-80% ही एक जैसे रहते हैं, 20% डिफरेंस रहता है।
वो आपका ब्रेन कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, एवरीबडी इज ओपन। आई एम सॉरी। अगर मैं लाल रंग कह दूं तो आपके लिए भी वही लाल है, मेरे लिए भी वही लाल है, लेकिन आप देर इज नो वे वी कैन कन्वे कि तुम्हारा लाल मीन्स द सेम एज माई लाल। टेस्ट अच्छा कहते हैं ना, हम लोग खाया, बिस्किट खाया, अच्छा लगा, लेकिन अच्छे को अगर फाइनल डिफाइन करोगे तो मैच करेगा ही नहीं वो, क्योंकि आपके ब्रेन में जाके आपके अंदर की जो कंडीशनिंग है, जो आपकी इनर स्टेट है, उसके साथ मिल के वो डिसाइड करेगा क्या करेंगे। आई थिंक सर प्रॉब्लम यही से राइज होती है जब दो लोगों के बीच में, लेट्स से हस्बैंड वाइफ है, तो वो दोनों क्या है कि एक एक्सपेक्ट कर रहा है उससे इन अ सर्टेन वे कि वो इसी तरीके से रिएक्ट करे, और मेरे ख्याल में जैसे आपने अभी ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जब भाई बहन एक ही तरीके की सिचुएशन में रहकर उस सिचुएशन में सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये तो फिर हम एक तरीके से अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद ही बना रहे हैं ना, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि वो इस तरीके से बिहेव करे, बट वो वैसे बिहेव कर ही नहीं सकता। बिल्कुल 90% प्रॉब्लम ह्यूमंस की बनाई हुई है और किसी के नहीं। आपने हस्बैंड वाइफ की बात कर दी, ये प्रॉब्लम अगर आप कहीं पे भी देखिए, औरतों को जब से मॉडर्न ह्यूमन बना है, जिसके बाद रिकॉर्डेड हिस्ट्री 5000 साल की है, 5-7 हज़ार साल की सोसाइटी जब भी डेवलप हुई, एक सोसाइटी एग्रीकल्चर जब आया, जब हंटर गैदरर सोसाइटी से एग्रीकल्चरल सोसाइटी में कन्वर्ट हुए लोग करीब 7,000 साल 10,000 साल पहले, तब परिवार बनने शुरू हुए, तब कम्युनिटी बननी शुरू हुई, तो वहाँ पे एक परिवर्तन आया सोसाइटी में। 2 परिवर्तन धीरे धीरे, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर, ये काम इनका है, ये इनका है, जो बाद में कुछ लोगों ने पलट दिया कास्ट सिस्टम पे, ठीक, ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं, वो एक्चुअली डिवीजन ऑफ लेबर था वो। दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर ये था मेल फीमेल रिलेशनशिप, कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होने लगी तब वो बच्चा पालने के लिए, घर संभालने के लिए एवज में उनको सिक्योरिटी और खाना पुरुष का काम था, लेकिन दोनों बहुत दूर तक बराबर रहे। लेकिन फिर वही बदमाशी हो गई जो कास्ट में हुई, किसी ने ये कहना शुरू कर दिया कि पुरुष श्रेष्ठ है क्योंकि वो हल जोत रहे हैं, बाहर जाते हैं, रिस्की काम है, तो वो झूठ बोल दिया गया एक बार। वो झूठ से मुझे दिक्कत कभी भी नहीं हुई, मुझे दिक्कत ये है अभी भी, आज भी, इतने 1000 साल बाद भी, कि औरतों ने बड़ी जल्दी इस पर बिलीव कर लिया, और तब से ये पुरुष श्रेष्ठ है का नैरेटिव ये पुरुषों ने कम फैलाया है, स्त्रियों ज़्यादा फैलाया है। ये माँ अपनी बेटियों को जो हिंदुस्तान में सिखाती है ना कि आपका परम धर्म घर बचाना, घूमते रहना, की इज्जत प्रेजेंट करना, ये ठीक था एक समय तक। इसने पैट्रियार्की और इसमें गैप क्रिएट कर दिया। इस सारी हिंसा हिंसा कहीं बाहर है नहीं काजल, हिंसा घरों में हो रही है। तो जो लोग अभी दुहाई देते हैं कि सोसाइटी ऐसी चलती थी और नारियाँ आज़ाद हो जाएंगी तो सोसाइटी, बड़ा अभी भी चल रहा है। अभी नारियाँ हिंदुस्तान की आज़ाद होने में और 200-300 साल लगेंगे, इंस्पायर्ड वेदर दे आर वर्किंग और नॉट वर्किंग। बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो डिसीजन मेकिंग कर सकती है अपने आप। सही बात। लेकिन इसकी वजह अब कहाँ जा रही है? जो बरसों में हुआ, हजारों साल में, वो हर घर में रिपीट हो रहा है। और नारियों का मानसिक स्वास्थ्य और जितनी अत्याचार की लड़ाई चल रही है, चाहे कलकत्ता हो चाहे यूँ, इसकी जड़ में सोसाइटी है जो अब तक अच्छी चल रही थी, क्योंकि नारियां बहुत सारी बोल नहीं बरसों तक। एक आधी थी, झांसी की रानी थी, रजिया सुल्तान थी, वो करती थी, लेकिन ज़्यादातर नारियां फैमिली प्रिजर्व करने लगी रहती। ठीक, गांधी जी जब आए तब उन्होंने नारियों को घर से निकाल के आंदोलन में लगा दिए। गांधी ना होते तो बहुत सारे काम ना होते, जैसे उन्होंने मंदिर खुलवा दिए अनटचेबल्स के लिए, वैसे ये काम भी उन्हीं का था। लोग गाली देते हैं कि गांधी ऐसे थे वैसे थे, पर वो इनिशियल ईयर्स में वो भी थे। तो कंडीशनिंग ना, कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 5000 साल में ये मेल और फीमेल की कंडीशनिंग हुई है। इससे पुरुष बुरा नहीं है, ये बात समझिए आप जी। वो कंडीशनड है।
वो श्रेष्ठ समझता ही है अपने को। और क्यों ना समझे श्रेष्ठ, जब लड़का लड़की 10-11 साल की उम्र तक बराबर पल बढ़ रहे होते हैं, सडनली आपका शरीर लड़की जैसा बनने लगता है, मेरा पुरुष जैसा बनने लगता है। तो जैसे ही आपका शरीर लड़की जैसे बनने लगता है, आपके बड़े होने तक आपके हर डिसीजन में टोका टाकी होती। 7 बजे लौट आइए, ऐसे कपड़े मत पहनिए, ऐसे बैठिए, टांगे ऐसे रखिए, ये दुनिया भर के उपद्रव। तो डिसीजन मेकिंग के जो ईयर्स होते हैं, जब आपका दिमाग डिसीजन मेकिंग सीख रहा होता है, उसमें आपको डाउट पैदा होने लगता है। तो जब लड़कियां घर से निकलती हैं, तो जहां उनको किसी तरह का एडवर्सरी आता है, जब सामने संकट आता है, जहाँ पे असॉल्ट हो, वर्बल हो, फिजिकल हो, तो वो आपने फाइट और फ्लाइट रिएक्शन सुने होंगे। एक तीसरा रिएक्शन भी है जो कि बड़ी देर में मुझे भी समझ में आया, वो रिएक्शन है फ्रीज। तो जहाँ क्रूशियल डिसीजन मेकिंग होती है, लड़कियों का दिमाग फाइट फ्लाइट मोड तो छोड़ो, फ्रीज हो जाता है। उस फ्रीज में अपोनेंट कब्जा कर लेता हूँ। अब ये टेंडेंसी जो है, एंड ऐड टू इट, हर लड़की से कहा जाता है ये तुम्हारा घर नहीं है। हर लड़की से लड़कियां विदा होती रहती घर से, पर जब तक वो विदा होती रहेंगी तब तक ये सब ठीक नहीं होने वाला है। तो मॉडर्न शहरों में अच्छा लड़का लड़की दोनों घर छोड़ते हैं। तो डेमोक्रेटिक शादियां हैं वो, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छी चल रही। वो शादियां मित्र भाव से चल रही जी। लड़ेंगे, तलाक लेंगे, वो सब अलग बात है। तलाक तो ट्रेडिशनल घरों में भी हो जाए अगर कुछ बच्चे से हटा दिए जाए बीच से। अब है क्या ये, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखिए। लड़की बढ़ रही होती है, उसको जैसे जैसे बड़ी होती है वो लगता है ये तो मेरा घर है, कहाँ जाए, दूसरा कोई घर पता नहीं। फिर शादी हो गई, वहाँ जाती तो किसी और का घर होता है। जब तक आपका अपना घर बनता है तब तक उम्र निकल चुकी होती है। अब ये ग्रज उसके मन में जिंदगी भर चलती रहती है। सोसाइटी में एक्सप्रेस करने के तरीके औरतों को बताए नहीं गए। ये मेजॉरिटी ऑफ द औरतों को बता रहे हैं। आप लोग तो थोड़ा बलशाली हो, बाहर निकल आए हो, लेकिन मेजॉरिटी का हाल यही है कि आप इसके विपरीत बुरा नहीं कह सकती हैं, वो उसके विपरीत बुरा नहीं कह सकती है। अभी तो ये सब लेयर दर लेयर ट्रॉमा कहाँ जाएगा? तो होता क्या है? अब आप मानसिक स्वास्थ्य की बात अब समझ में आ जाएगी आपकी मैं क्या कह रहा था। ये सब औरतें जो डॉक्टरों का भीड़ लगी हुई है, जिनकी मेजॉरिटी औरतें डिप्रेशन, एंजाइटी, मंदिरों जी, बाबाओं के। अब मुझे कोई बाबा ढूंढ के बता दीजिए हिंदुस्तान में जो सिर्फ पुरुषों का बाबा हो। स्त्रियां आए ना तो काम बंद हो जाए उन लोगों का। कौन है ये क्या ढूंढ क्या रही हैं सब? ये औरतें सिर्फ एक्सप्रेशन का तरीका ढूंढ रही हैं। अभी मत सोचिए जो इतने रील बनाने लगी हैं हाउस वाइफ्स और व्हाट्सएप करने लगी, ये कोई दिमागी बीमारी है। वो बरसों तक एक्सप्रेशन का तरीका ही नहीं था। और हमारी सोसाइटी में आर्ट, म्यूजिक, फिलॉसफी ये सब सिखाया नहीं जाता। ये आपको बचपन से नहीं सिखाया गया। साउथ में तो फिर भी सिखाते हैं। तो यहाँ खाली बैठे क्या करें? पहले तो वो बेचारी सिलबट्टे पे वो कर रही थी, दान पीस रही थी, चक्की पीस रही थी, तो लगी हुई थी, आदमी अपना मस्त था जो कर रहा था। अभी वो सब खाली हो गई, मशीन आ गई, तो अब समय भी खाली हो गया है। तो सोप ऑपेरा टेलीविजन ने भर दिया है वो, प्लस इंफॉर्मेशन मिल गई है। पहले उन औरतों को ये पता नहीं था कि दुनिया में दूसरी औरतें कैसे जी रही हैं। अभी दिख रहा है सबको, सबके एम्बिशन भी बढ़ गए नेचुरली। वो देखती वो तो फ्रीडम है, हम क्या कर रहे हैं जो। तो वो सब जो है वो बीमारी बन रहा है। सो लाइफ की प्रॉब्लम जो मैं कह रहा था ना, प्रॉब्लम ऑफ लिविंग, लाइफ की प्रॉब्लम का एक्सप्रेशन का कोई हेल्दी तरीका ना होके वो और जब देखा जाता है कि सुन नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, तो वो बन जाती है लड़ाई। लड़ाई नहीं हो जाए तो भी ठीक है, लड़ाई में भी एक्सप्रेस होता है बीमारी। सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, भूख नहीं लग रही, उदासी बनी हुई है। तो वो जो 5-10% बीमार हैं, जिनको बायोलॉजिकल इलनेस है, वो तो है अपनी जगह। ये लोग वो है जिनको प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग है। इसीलिए सब औरतों का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, लैक ऑफ एक्सप्रेशन है जी। आपने यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि लेडीज़ जो अब तक घर पे थी, जिनको शायद अपनी एज पर मौका नहीं मिला वो कर पाने का जो वो करना चाहती थी, और वो हिम्मत नहीं जुटा पाई उस टाइम कि वो अपने फादर से लड़ जाएंगे, अपने पति से लड़ जाएंगी, मुझे ये करना है तो मैं ये करूँगी, और उन्होंने अपने बच्चों के आगे अपने ड्रीम सैक्रिफाइस कर दिए।
लेकिन अगर आज वो इतने साल बाद जब, क्योंकि आफ्टर अ वाइल बच्चे घर से चले जाते हैं और उनकी तो लाइफ बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही होती है, तो अब वर्किंग नहीं है, और अगर वो ये देख कर किसी और को खुद इस एज पर करना चाहती है वो काम जो वो सालों पहले करना चाहती हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम वही है दिमाग। देखिए, हमारा आपका दिमाग, मनुष्य जब तक है, रोबो वोबो बनेंगे छोड़ दीजिए उनकी चिंता। हम लोग ह्यूमन बीइंग का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्रेन ऐसा बना है। मेमोरी में जीते हैं हम सब मेमोरी में जी रहे हैं। इस क्षण जो बात कर रहे हैं ना, मेमोरी है ये। बात तो कर दी मैंने, लेकिन वो बात आ कहाँ से रही है? मेमोरी से। या फ्यूचर की बात करेंगे, लेकिन फ्यूचर तो हमें पता नहीं है, वो तो अनसर्टेन है। चक्कर क्या है कि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन एंड द ब्रेन वांट्स सर्टेनिटी। मतलब सब अनिश्चित है, और हमारा दिमाग का काम है आपको जीवित रखना और आपको रिप्रोड्यूस करके ह्यूमन बीइंग चलाना। वो चाहता है सर्टेनिटी। जब सर्टेनिटी चाहता है तो भाई कहानियाँ ढूंढता है ब्रेन कहानियाँ बना रहा है। तो हम कहानियों में फिर हम रिलीजियस होते हैं, रिचुअल करते हैं, ये सब श्योरिटी लाने के लिए। वरना अगर हम ये सीरियसली पता चल जाए कि किसी भी तरह का पूजा पाठ या किसी भी तरह से भगवान डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको क्या लगता है कितने लोग पूजा करेंगे? अगर ये साबित कर दिया जाए तो कोई शायद ही कोई जाएगा। कोई तो मैं तो कहता हूँ भय में प्रेम। भय से क्यों भगवान की पूजा करो? प्रेम से करो। प्रेम करना बड़ा मुश्किल काम। प्रेम मीन्स लॉट ऑफ फॉरगिवनेस। तो ह्यूमन बीइंग्स डेवलप हुए हैं सेल्फिशनेस में, और उसके ठीक अपोजिट एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए डेवलप हुए हैं, तो अपनी संतति चलाने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए। इन सब के बीच में सारा खेल है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम पावर की है। सारी लड़ाई दुनिया में आप ये मत सोचिए कुछ रिलीजन और ये सब, कोई लड़ाई नहीं है। घरों के अंदर भी कोई लड़ाई नहीं है, पावर की लड़ाई है। बाप बेटे की लड़ाई क्या, पावर की लड़ाई है। प्रॉब्लम क्या है? बात नहीं मान रहा मेरी। लो, पत्नी ने डांस कर लिया, हमसे पूछे बिना पार्टी में। लो, तुम जब कहो तो डांस कर ले। उतना ही मुस्कुराओ, उतनी खूबसूरत लगो जितनी मैं चाहता हूँ। पड़ोसी शर्मा जी को अच्छी लग गई तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मतलब समझ रही है बात? इस सटल लेवल में काजल झंझट है, पावर है। तो वो कहती है मैं तो इतने 20 सालों में, तुम्हें भी पता, मैं इतनी औरतों से मैंने कहा कुछ करना है, जो 16 साल की उम्र में छोड़ आई थी डांस, पेंटिंग, म्यूजिक, करो जाके। कुछ नहीं, इग्नू से हमें करने लो। जाकर पढ़ती है वो। तो बहुत सारे लोग आते हैं कि बात कैसे करेंगे, व्हाट्सएप करना सीखो, ईमेल करना सीखो। दिस इज ऑल्सो प्रोग्रेस, राइट? इफ यू गो एंड डू इट, योर माइंड विल ओपन। बाय आजकल इंटरनेट में सब कुछ है, ज्ञान है, लो जाके, किसने आपको रोका है? लेकिन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम होती है कि ये अच्छी बात है कि पुरुष बहुत चेंज हो रहे हैं। मैं तो कई पुरुषों से कहता हूँ अपनी पत्नी को आज़ाद इसलिए कर लो अपने बुढ़ापे के लिए। नहीं, 20 साल तुमने जो उपद्रव किया ना, बुढ़ापे में तुम्हारा निकालेगी। शांति चाहते हो तो करने दो उसको। मेल्स आर चेंजिंग, मिडिल एज men आर ऑल्सो चेंजिंग, दे आर अलाउइंग। लेकिन फिर वही है कि मैं तुम्हारी कमर में रस्सी बांधूंगा, जाओ दौड़ो, लेकिन रस्सी खींचूंगा मैं। आई डोंट थिंक दैट इज फ्रीडम और ऑटोनॉमी। खेल तब होता है जब अंदर से वो चीज़ आ जाती है। जैसे एथिक्स अगर बाहर से फोर्स की गई तो नहीं होती, वो अंदर से ही होती। आपने स्टार्टिंग में ये बात कही थी, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू, कि लड़कियां खुद ही ये चीज़ बिलीव करती आई हैं कि हम ये कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारा हस्बैंड हमें ये करने दे रहा है। तो उन्हें ये खुद पता है कि हम एहसानमंद हैं उस इंसान के, क्योंकि उसने हमें परमिशन दी और हम ये कर पाए। बिल्कुल सही है। तो ये साइकोलॉजी चेंज जब तक होगी, आपने जैसे कहा 500-100 साल तो भी लग जाएंगे। और हम में से कुछ लोगों को अपने बच्चों की, लड़कियों के लिए चेंज करना पड़ेगा। अगर हम ऑनेस्ट है, पहली बात तो हम लोग ऑनेस्ट नहीं है अपने आप से। हम जानते हैं ये गलत बात। एक लड़की को देखिए, अगर डिस्कशन मियां बीवी के बीच में हो रहा है और फिर डिसीजन कोई भी लेता है, पर ये घरों के अंदर एक प्रॉब्लम है। देखिए, मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो लड़कों को गिवन है वो लड़कियों को प्रूव करना पड़ता है। 90% मैं मानती हूँ उनका लड़का इंटेलिजेंट होगा, चाहे वो डम हो। लड़की को ये साबित करने के लिए इंटेलिजेंट, उसको बेचारी को
IAS बनना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा, फिर भी वही माँ बाप जो बहुत प्रेम दिखाते हैं और बचा के रखते हैं कि नहीं कोई नज़र न डाल दे हमारी बिटिया पे, वो उसको धकेलने के चक्कर में रहते हैं, पैसा दे। दहेज तो अभी भी चलता है, फॉर्मेट बदल गया है, गिफ्ट कहते हैं उसको। इस शादियों में 50-50 लाख रुपए काहे के लिए खर्च होते हैं? देखिए कि वल्गर तरीके से, फॉर व्हाट? ये सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। ये देखो ऐसा है, ये चक्कर कुछ और है। चक्कर सिर्फ सेक्सुअलिटी का है। फीमेल सेक्सुअलिटी को दबाने का एक बहुत बड़ा एजेंडा अनकॉन्शियस माइंड में हजारों साल से चल रहा है। वीमेन शुड नॉट बिकम फ्री because they have greater power to suffer, greater power to reproduce, greater power for sexuality, for lot of things. और उनको आपने फिर कर दिया तो आप देखिए सबसे बड़े झंझट इसी पे होते हैं। औरत के फ्री होने में भय क्या है लोगों को, जो आप पूछ रही है? उनको लगता है अगर अपना डिसीजन ले लेंगे छूट जाएगी, तो छूट जाएगी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? प्रश्न वो है ही नहीं। प्रश्न ये है कि लड़कियां क्यों सब ऐसा कर रही हैं, उसको काहे को भीख समझ रही है? भाई उनका हक है वो। नवरात्रि का टाइम है और हम लोग आज भी बीइंग इन अ वेरी सिविलाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी, हमारा आज भी बैठकर यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वुमेन मेंटल हेल्थ को हम बढ़ावा दें या और मतलब ये इतने सालों में नहीं बदला है। नहीं बदल रहा है, कुछ बहुत स्लो बदल रहा है। मेट्रोज में देखो तो बदल रही है कहानी। एटलीस्ट बम्बई कलकत्ता तो मैं जानते ही हूँ, कलकत्ता तो पहले भी आज़ाद था। लिटरेचर बदल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आर्कीटाइप समझते हैं। अब आर्कीटाइप मतलब एक ही पैटर्न, आपने किसी की इमेज बना ली कि अगर ये पंडित है तो ऐसे ही कपड़े पहनेगा, मौलाना है तो ऐसे ही कपड़े पहनेगा, टेररिस्ट है तो ऐसे ही। एक आर्कीटाइप है कि आप अगर लिबरल है तो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। ये आर्कीटाइप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आज भी नहीं सुधर रही है। वही हीरोइन को छेड़ना, वही उसके पीछे पड़ना, वही सब कहानी करते हैं हीरो, और हीरोइन बाद में सरेंडर कर देती। ये आर्किटाइप अब बदल रहा है धीरे धीरे, मेट्रोज में, अपने शहरों में बदल रहा है, लेकिन बड़ा टसल है। जहाँ लड़की कहती है अपना डिसीजन मेकिंग कि मैं शादी नहीं करनी या करनी, तुरंत बाप और वो बूढ़ी अम्मा डिप्रेस होने लगती। मेरे पास रोज की कहानी है। मैं कहता हूँ डिप्रेशन चिंता है कोई, हाँ इसकी शादी की चिंता। वो लड़की कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना पैसा कमा रही है, खुश है, लेकिन अब ये इतने आंसू आएंगे इन लोग कि वो बेचारी माँ बाप की खुशी के लिए सक्कम कर देगी। सही बात। दैट इज द टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग विच फीमेल शुड चेंज। आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज, बट माई थिंग इज कि अरेंज मैरिज बंद करो पहले, क्योंकि अरेंज मैरिज माँ बाप अपने एंगल से देखेंगे आपके लिए सूटेड होगा कि नहीं पता नहीं। आपको करनी ही पड़े तो यू शुड गो स्पेंड सम लॉट ऑफ टाइम विद द पर्सन जो समझ में आए। फिर भी गारंटी नहीं कि वो आदमी आप समझ ही जाए। वाइस वर्सा भी ट्रू है, लड़कों के साथ भी होता है कि लड़कियां बड़ा दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बाद में उन चंडिका निकल आती। होगा दोनों तरफ। जब जब ट्रांजिशन में सोसाइटी जाएगी तो कुछ पुरानी चीज़ें तो टूटेंगी ना। पुरानी चीज़ें तोड़ने के लिए तो करना पड़ेगा भाई। फ्रॉम दैट, अभी आपने बोला तो फैमिली को ये मैरिज प्रेशर हमेशा डालते रहते हैं बच्चों पे, तो कोई ऐसी 3 चीज़ें अगर आपको अभी ये सजेस्ट करनी हो कि फैमिली को ना अपने उसमें ये चेंजेस लाने चाहिए अगर वो वाकई लड़कियों की मेंटल हेल्थ को अच्छी, लड़कियों की मेंटल हेल्थ नहीं, पूरे देश की मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर लड़कियां 50% पॉपुलेशन औरतों की, अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगी तो अमाउंट ऑफ मिजरी जो सोसाइटी में फैलेगी ना। ये सड़कों पे जितने आपको क्या लग रहा है, ये जितने बदमाश बदतमीज जो कलकत्ता कांड करते हैं, ये क्या उनकी माँ नहीं थी क्या? पाला किसने इनको? माँ ने ना, तो औरत थी। तो ये अब जब पहले तो राजकुमार बना के पालना लड़कों को बंद करो, पहला मैसेज। जमीन पे रखो उनको। आप दासी बन के लड़कों के उसमें लगे रहते हो, फिर वही लड़का अपनी बहन से, अपनी बीवी से, अपनी गर्लफ्रेंड से वही एक्सपेक्ट करता है। तो औरतों को नारी जाति के लिए घर में सम दृष्टि लानी चाहिए। लड़कों को दबाओ, तमीज सिखाओ, तमीज सिखाओ। पहले आप दासी बनना बंद करिए, थोड़ी सैवेज मदर बनिए, लेवल पर लाइए।
लड़कियों की डिसीजन मेकिंग में टेम्परिंग बंद करो। तरीका सिंपल है, घर में डेमोक्रेसी ले आओ, लेकिन बच्चे डेमोक्रेसी देखेंगे नहीं, पिता श्रेष्ठ है माँ नीचे, वहाँ डेमोक्रेसी सीखेंगे। तो लड़का अपने बाप को देख रहा है कि माँ हर चीज़ के लिए पूछ रहे, वो भी यही सोचता है। तो लड़कों को मेजॉरिटी ऑफ कैसे ठीक करे हुए। आप देखिए बिल्कुल नकारा आदमी जो होगा, जिसकी कोई सोसाइटी में न उसके पास सामर्थ्य होगा न पैसा होगा, वो भी पति तो बन ही जाता है, बीवी के सामने थप्पड़ अप्पड़ तो लगा ही देता है, पहला। दूसरा, हर लड़की को कह देना चाहिए कि जब तक अपने पैरों पे खड़ी होकर 2 वक्त की रोटी नहीं कमाओगे, शादी का नाम नहीं लेना। और लड़कियों को करने दो, थोड़ा करने दो, बताते रहो सही गलत। अगर आप ये 2 काम प्लस ये उसको कह दो कि बेटा तेरा घर तो यही है, तुम चली जा या ना चली जा, घर के दरवाजे तेरे खुले रहेंगे। 3 काम कर ले, 100 साल में देश सुधर जाएगा। और बच्ची की शादी हो जाए, वो जाए ना जाए बाहर है, वो पलट के अगर कहे कि वहाँ मन नहीं लग रहा मेरा, कहना बंद कर दो कि शादी बचाओ बिटिया पहन। क्योंकि बचाने में इतनी लाइफ नष्ट हुई है, इतनी लाइफ नष्ट हुई है। और कहीं आपको ये कोई मेरी बात से एग्री करे ना करे, मैं तो सिर्फ लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ कि ईमानदारी से एक दिन ईमानदारी, ये अपने सारे पूर्वाग्रह छोड़ के और परंपरा और ये सब छोड़ के सिर्फ अपने इर्द गिर्द जितने परिवारों को आप जानते हैं, उन परिवारों पर नजर दौड़ा लीजिए और आपको जवाब मिल जाएगा। तो it is not that see why I keep talking about Gandhi, because Gandhi is a very important man in the last after Buddha, and he was a practical man who told us how to live. चेंज आता ना, चेंज तो ट्रेन से फेंके गए थे तभी आया था। वो तो कह रहे थे वो स्त्री जो एक पुरुष के चरणों में पड़ी रहती है, वो डबली क्रिमिनल है। वो पुरुष स्त्री को दबा के तो खुद तो कुएं में जा ही रही है, और डबल तरीके से खींच रही है उसको नीचे। जब ये बातें करो तो लोगों को लगता है कि इस सोसाइटी के खिलाफ है। सोसाइटी के खिलाफ नहीं, ये बैलेंस लाने का तरीका है। भाई दूसरे की बेटी करीना कपूर बने, वो तो आपको अच्छी लग रही है, आपकी बेटी क्यों ना बने? बिल्कुल सही बात है। आज भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को पर्सनली जानती हूँ, और एक से तो अभी मैं कल ही मिली हूँ, और जो बहुत टैलेंटेड भी है और आज के ज़माने की लड़की है, लेकिन बस उसको इस कंडीशन की वजह से कहीं ऐसे मीडिया इंडस्ट्री में जॉब करने की परमिशन नहीं दी फादर ने कि भाई अपने घर जाना, अगर वो अलाउ कर दें तब करना, यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठो। तो इतना पढ़ाई लिखाई और सब कुछ मतलब काम नहीं आता है, कम्स टू किताबी पढ़ाई। और फिर अगर आप ऐसे लोगों से पूछे कि व्हाट इज़ द रीज़न, तो उनको ये कहना होता है कि सोसाइटी सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। सोसाइटी सेफ नहीं है तो अनसेफ कौन बना रहा है? अनसेफ कौन बना रहा? तो दिमाग ना आपका, आपको पता है कि ये सब गड़बड़ कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, मतलब नॉट इंडिविजुअली, लेकिन वही लोगों के दिमाग में तो भय है। तो ये, लेकिन ये एक इसका दूसरा साइड भी है काजल। जब लड़कियों ने खुलना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स व्हाट्सएप और फेसबुक और ये जो पेड़ पे फल की तरह काउंसलर लटके हुए हैं अनट्रेंड, भारत में कुछ भी ढूंढो सब मिल जाता है। पान की दुकानें मिल रही है, काउंसलर भी मिल रहे हैं, कोई ट्रेंड नहीं, सब एमए पास लोग कोविड में काउंसलर बन गए। ये मनुष्य को अपना विवेक डेवलप करना चाहिए। मैं जो मेंटल हेल्थ होता है विवेक होता है, वरना तो जानवर भी इमोशन फील करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, जानवर खाते पीते हैं, वो अपने लाइफ को मीनिंग नहीं दे रहे हैं। लाइफ में भी मीनिंगलेस इन लॉन्ग रन, स्पिरिचुअली इट में भी मीनिंगलेस, बट वी हैव टू क्रिएट अ मीनिंग जो हमारी पर्सनल लाइफ का मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब लोग जाते हैं, प्रॉब्लम हुई, अब पिता माँ से कुछ टसल चल रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैं आपको दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि पुरुषों के विचारों की हालत पे बात कभी होती नहीं। तो हमारे तो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, दोनों फिक्शन में थोड़ा रहते हैं, और तो कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे के। तो ये अभी क्या हो गया जी, दबाया गया ना स्त्रियों को, तो उसका रिबल हो रहा है। ये सब मिसडायरेक्टेड फेमिनिज्म है।
क्योंकि आप अगर पुरुष से ही विद्रोह करोगे तो आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रहे हो, आप पुरुष के ही फ्रेम में, मतलब अगर मुझे कोई धक्का दे रहा है तो मैं भी उसे धक्का दे रहा हूँ, तो मैं फंस गया ना उस जाल में। तो मुझे अलग अपना एक फेमिनाइन डिफाइन करना है, तो मुझे पुरुषों के फ्रेम से निकलना पड़ेगा, उनकी बातों पर रिएक्ट करना, उनके जैसा बनना, उनके जैसा उस उलझाव से निकल आओ, फिर अपने को बनाओ, तब जाके ठीक होगा ये सब। कब होगा पता नहीं, मेरी लाइफ टाइम में तो नहीं होगा। 2-4-10 बच्चे जिनकी मैं ज़िंदगी बदल सकता हूँ उनकी तो बदल दूंगा। अब उल्टा क्या हो रहा है? उल्टा ये हो रहा है कि मान लीजिए आप घर में पाली गई डिस्क्रिमिनेशन से, आपको क्रोध है अपने पिता के अगेंस्ट, होता है बहुत लोगों को, भाई के अगेंस्ट, या आपकी ज़िंदगी में जो पुरुष आए उनके अगेंस्ट, फिर आपको ज़िंदगी में कोई मिलता है जिससे आप शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, जो आपको थोड़ा डेकोरम और सेल्फ डिग्निटी दे देता है। लेकिन वो मेमोरी आपकी गई नहीं, तो फिर आप काउंसलर ढूंढते हैं। काउंसलर का हालत जब तक ट्रेंड ना हो, वहाँ पे तो स्थिति है कि अगर हम आप जाए फॉर एग्जांपल कि ये प्रॉब्लम है भाई, हमारे बीच में ये समस्या है, तो जब तक आप काउंसलिंग करा के लौटोगे ना, तब तक आपको कई नए शब्द सुन चुके होंगे आप कि हमारी आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है और ट्रॉमा है, वैलिडिटी नहीं हो रही। अब आप अपनी लाइफ का नैरेटिव, अपनी लाइफ की कहानी आप इसमें फिट कर देते हैं, तो जो आपके संबल हैं, जो सही में आपको इक्वलिटी, उनके ऊपर आप वो पुरानी मेमोरी की टॉक्सिसिटी ला के बैगेज ठोक देते हैं, फिर असंतुलन पैदा हो जाता है। फिर आप अपरेंटली नॉर्मल लाइफ जी रहे होते, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता। ये है मानसिक बीमारी। ऐसे कपल्स के लिए भी अगर आपको कुछ एडवाइस देनी हो जो इस वक्त सुन रही हैं, तो उनको क्या ये एडवाइस देंगे कि ये जो हमारी खुद की पैदा की हुई प्रॉब्लम्स हैं, कोई बेसिक सी 2 चीज़ें जो एक चीज़ बेसिक, शादी अगर आप कर रहे हैं तो पहले व्यक्ति से मिल लीजिए, ये अंधी शादी का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, शादी में इक्वल फुटेज पे रहिए। ये जो हेरारकी घुसती है ना आपकी कि आप सेकंड लीड लिए हुए हैं लाइफ में, तो वो अपना अस्तित्व आपका है, पति का अस्तित्व अपना है। जब आप लोग अपने अपने अस्तित्व में रहेंगे, तब आप एक दूसरे से सच्चा प्रेम और सच्ची रिस्पेक्ट और सब कुछ कर पाएंगे, तभी एक दूसरे की बात की वैल्यू होगी। तो आप अपने डिसीजन लीजिए, वो अपने डिसीजन ले, जो कलेक्टिव डिसीजन है वो कलेक्टिव डिसीजन है। शादी दोनों के बीच का स्पेस है ना काजल, तुम्हारे पीछे मेरे पीछे क्या है उसको पता नहीं ना, तो बीच के स्पेस का खेल है सारा। बीच के स्पेस में कलेक्टिव, दुनिया भर में ऐसी होती है, नेशंस को करना पड़ता ही है। आप अपनी इंटरनली कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप बॉर्डर पे तमीज से रहिए जी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? रहते लोग नहीं है तमीज से, बात अलग है। तो अगर आप शुरू से ही व्यक्ति से मिलेंगे तो कम से कम आपकी ट्यूनिंग होगी। और ये श्रेष्ठ तो कोई मनुष्य दुनिया में कुछ नहीं है। श्रेष्ठ से उसी एक मनुष्य ने इसी ब्रेन के साथ जीवन को कितना बेहतर और जीने का तरीका सीखा था। ये बुद्ध, कृष्ण, राम, गांधी, प्रोफेट, क्राइस्ट, ये श्रेष्ठ इसलिए थे कि अपने सेल्फ से निकल गए थे। और ये जितने लोगों का भला कर सकते थे उतना कर दिया इन्होंने। तो यहाँ तो आदमी को 2 ही लोगों का भला करना है। प्यार में आप सेक्रीफाइस कर दीजिए, आप बात मान लीजिए, कभी चाइनीज खा लीजिए, कभी डोसा खिला दीजिए, ये तो प्रेम है। प्रेम में आप कुछ भी करो, लेकिन अस्तित्व खत्म करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये अस्तित्व जो खत्म हो जाते हैं ना, फिर औरतें ढूंढती हैं 20 साल बाद, जब बच्चे बाहर जा चुके होते हैं, तब तक बुद्धि सोचने का तरीका खत्म हो चुका होता है। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री बैठी है आपको कैप्चर करने के लिए, OTT बैठा है, टेलीविजन बैठा है। ऐसे थोड़ा ना फायदा तो कमा रहे हो पैसा, इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से। एक खाली दिमाग, और आने वाला वक्त और डेंजरस है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी। वो तो इतना आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी कि आपको प्रोसेस करने की दम नहीं रहेगी। आप कुछ एक सवाल भेजे हैं जैसे लोगों ने, तो उनमें से एक सवाल ये है कि जैसा हम अभी बात कर रहे थे, अज्यूम करते हैं कि अगर पार्टनरशिप वो होती है जहाँ पे दोनों लोग इक्वल हो, लेकिन वहीं जब बीच में बच्चा आ जाता है, तो आज ऑल्दो लड़के अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प कर देते हैं घर के किसी काम में या बच्चे को संभालने में, तो वो उसको बड़ा देवता स्वरूप माना जाता है कि भाई ये तो कोई नहीं करता, ये कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मतलब दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फेवर टू अस एज वुमेन।
तो ऐसे लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे इस वक्त, जो लड़की बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल रही है और इस वक्त वो एक अलग ही मेंटल स्पेस में है जो कोई समझ नहीं पा रहा है? अभी एक रिसर्च आई जो कह रही है कि इंडिया में जो वर्किंग वुमेन है वो ग्लोबली और जगह की वर्किंग वुमेन से ज़्यादा काम करती हैं। ये घर ना देख पाने की गिल्ट बहुत होती है औरतों को। प्योर प्रोफेशनल औरत आपको जब सिर्फ काम कर रही हो, अनमैरिड, अनमैरिड तो ठीक है अपना अपने हिसाब से जी रही, मैरिड प्योर प्रोफेशनल औरत जब किचन में अगर उसका पति भी नहीं जाता तो वो भी नहीं जाती, ऐसे आपको बहुत कम मिलेंगे हिंदुस्तान में। 100 मिल जाए परिवार तो बहुत है। बहुत। एक तो मैं ही है, मेरे ही 99 और मेरे दोस्त हैं, उसके अलावा मुझे मिलता नहीं। पार्टली औरतों को गिल्ट हो जाती है कि हमारी अम्मा ने सिखाया था कि घर देखना तुम्हें। मैं आपको मानसिक स्वास्थ्य का एक और उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत सारी औरतें आती हैं डिप्रेशन जिनका ठीक हो जाता है दवा खा के, फिर भी वो बहुत दिन कहती है मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तो मुझे बहुत साल लग गए समझने में। तो मुझे समझ में आया प्रॉब्लम क्या, उनका मन किस चीज़ में नहीं लग रहा, काम में। और काम वो घर का काम करती हैं जो बरसों में बोर कर चुका है, आउटलेट है नहीं। माँ ने उनकी शिकायत है बेटा तुम्हारा जीवन तो यही काम है चौका। ठीक, तो एक तरफ वो खुल के कह नहीं सकते कि हम ये काम नहीं करेंगे, हो रहा नहीं है उनसे। इसके बीच में ब्रेन ये नैरेटिव पैदा कर देता है बीमारी पे, ये कहानी पैदा होती है मन नहीं लग रहा है, वरना मन क्या है। तो पति पत्नी के साथ तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि डेमोक्रेसी और आपका अपना अस्तित्व। बाकी इतना एक्चुअली समझने निकलो तो इतनी बड़ी सिंपल चीज़ है, इतना क्या कॉम्प्लिकेशन है इसमें। एक्चुअली आपसे बात करके हमें कितना आसान तो है बट होता नहीं है। बस होता नहीं ना, होता इसीलिए नहीं है। जब मैं गांधी के प्रोग्राम करता हूँ, आजकल मैं वायलेंस और नॉन वायलेंस और गांधी की अप्रोच पढ़ा रहा हूँ। बड़ी सिंपल कहानियाँ थी, कृष्ण बड़ी सिंपल कहानी कहती थी, इतनी सिंपल थी वो। और एक बुद्ध इतनी सिंपल बात कह गए कि वो सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी में बदल गई, क्योंकि लोगों के लिए सिंपल बात समझना ही सबसे बड़ी बात है। उसको वो कन्वे करने में शब्द दर शब्द और ये कथा बन जाती है कि सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बॉटम लाइन पे उतर आई तो अभी आखिरी किताब जो मैंने लिखी है लाइफ डेथ गॉड बायोलॉजी टू मैटर, दिस अबाउट दिस ओनली, दिस इज हाउ ब्रेन फंक्शन है। सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने, अब समझ में जिसकी आ जाए, नहीं समझ में आया तो बोल के समझ में आ जाएगा। बट अल्टीमेटली आपकी खुशी, अच्छा फिर लोग दुखी बहुत होते हैं। तो हिंदुस्तान में दुख को स्टोइकली सफ़र करना सिखाया गया। सारे शास्त्र हमारे सारे एक ही बात के लिए है, गांधी तक। अभी हम अमेरिकन पैटर्न पे जा रहे हैं कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हर आदमी हैप्पीनेस चेस कर रहा है। हैप्पीनेस आपको एक्सटर्नल चीज़ों से चाहिए। तो ये तो सोचिए ना, हैप्पीनेस लोग काहे में ढूंढ रहे हैं, गाड़ियों में, जेवर, कपड़े, पावर, यही सब है। तो ये सब आपको टेम्पररी हैप्पीनेस दे। एवरीबडी शुड डिसाइड, इफ यू आर नॉट सो मेंटली इल कि आपका जजमेंट प्रिपेयर्ड हो, एवरीबडी शुड डिसाइड व्हाट लाइफ दे वांट टू लिव, लाइफ ऑफ डिग्निटी और नॉट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर महिलाएं जैसा जी रही हैं वो ऑनेस्टली जी रही हो, ऑनेस्टली अपने से ऑनेस्ट हो कि भाई हमारी लाइफ इज सफिशिएंटली डिग्निफाइड। ये उनको अपने आप को आंसर करना और किसी को नहीं। एंड देन दे शुड टेक अ कॉल कि व्हाट दे वांट टू डू। थोड़ा बहुत गड़बड़ होगी कभी, आप मोटा मोटा तो देखो, इसमें कोई युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी से मतभेद हो जाए, आपको कुछ बुरा लग जाए, तो आप कह दीजिए, एक बार दो बार ख़त्म हो गया। फिर आप ये सोचिए वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज़िंदगी में, तो लेट गो, प्रेम से रहो, लड़का लड़की कोई भी हो। लेकिन अगर आप उसको टग ऑफ वॉर बना देंगे, लड़ते रहेंगे, तो फिर पुरुष की भी सीमा आ जाती है, जो भी होता है 90%। फॉल्स ईगो। तो मेरा तो औरतों से सिर्फ ये कहना है कि भाई तुम्हारी लाइफ में जो भी कष्ट है उसका कोई हेल्दी आउटलेट निकालो ना। पुरुष ने गलत किया, इतने सारे पुरुषों को फांसी तुरंत चढ़ा दोगे, और वो जानबूझ के करने वाले पुरुष बहुत कम होते हैं। वो कंडीशन है ऐसे। वो रात में खाना खाने बैठेगा, सब्जी में नमक कम होगा,
90% पुरुष क्या करेंगे ये बताओ? 90% की बात कर, चलो 80 कर दो, 20 को अच्छे वाले छोड़ दे। 90% पुरुष कंप्लेन करेंगे नमक क्यों कम। ओके, और क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? क्योंकि उनकी माँ ने सिखाया जाता है। और औरत क्या करेगी? वो अपना खाना छोड़ के वो भिंडी की सब्जी लेके नमक डालने चली जाएगी। सॉल्यूशन क्या है उसका? नमक सामने रखा है, उसको डालो। रेस्टोरेंट में क्या करते हैं? उठा के डाल लेते हैं ना। घर में वो कंप्लेन कर देगा, वो तो कर रहा है, वो औरत क्यों लेके जा रही है भाई? वो वहीं खींचे वहीं डाल के मिला, खत्म, 2 बार लर्निंग हो जाएगी। तो पुरुष भी बेचारे दे हैव लर्नड इट। सो I think there is a lot of love required in that society. I liked the fact how you said पुरुष बेचारे। पुरुष बेचारे हैं, सब नहीं, कुछ evil भी है, पर कुछ evil तो स्त्रियां भी हैं। So nobody is good or bad. It is the circumstances and your conditioning, how you have trained your mind. That is why I keep insisting, and I keep insisting that learn from all these people who in the past. ये नहीं कि आप उनकी लाइफ जी लोगे। Learn because they knew how to train the mind. आप सर्कमस्टेंसेस, आप ट्रेनिंग ही नहीं करोगे अपने ब्रेन। आई थिंक पीपल नीड सम लव इन दिस सोसाइटी। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, आपके इतने प्रेजुडिसेस ब्रेन में है कि लव देना तो छोड़ो, ये तो लेने में लोगों को प्रॉब्लम है। मतलब मैं बड़ी ड्रास्टिक बात कहने वाला हूँ आपसे। ये मीटू मूवमेंट जो है ये पार्टली ट्रू है, पार्टली फॉल्स भी है। कैसा? वो ऐसे है कि कई केसेस जेन्युइन है बहुत, लेकिन एक एक्सट्रीम पे 20-30% केसेस ऐसे भी हैं जो सिर्फ जो स्टोरी लड़कियों ने दिमाग में बना ली अपने, जो अपना बैगेज लेके आ रहे थे, That's true. वो फंसा, उसमें फंस गए लोग। वही लोग जो उनकी मदद करने की कोशिश करते थे, क्योंकि जहां निकालना था वहां निकला नहीं। इतनी जरूरत नहीं करने की। पीपल शुड मूव ऑन, लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन। कौन 100 साल बाद किसको याद रखने वाला है यहाँ पे? जहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था वहीं पर थोड़ी बात करेंगे कि एक टाइम ऐसा था, इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत टाइम पुरानी बात नहीं करती हूँ, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज या स्कूल, तो कभी कभी सुनने में आती थी ऐसी चीज़ें कि अरे वो ना उसको बड़ी, वो बहुत गुमसुम रहती है, वो बहुत सीरियस रहती है क्लास में। एंड आई स्टडीड इन अ गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, तो हमारे यहाँ पर तो एक अलग से आई एम ग्रेटफुल कि एक अलग टीचर हुआ करती थी जो हम लोगों को काउंसिल करती थी इस चीज़ पर। बट मुझे आज ऐसा रियलाइज़ होता है कि कैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि एक टाइम पे शायद अगर मैं याद करूँ तो अब मुझे लगता है मैं भी डिप्रेशन में थी, बट मुझे ये पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इससे कैसे डील करूँ, क्या करूँ। तो वो फेज़ लाइफ से निकल तो गया, आज मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक है। वो फेज़ तेरा लेकिन ख़राब था, बट आई डिडंट नो कैसे पता चलेगा कि सारे खराब फेज दुनिया में कुछ, अगर आपको पता ऐसे चलता है कि अगर आपकी लाइफ जैसी चल रही है, जैसी भी आपकी लाइफ चल रही है, उसमें डिसरप्शन हो जाए, आपका मन ठीक ना हो, रोना आ रहा हो, अननेसेसरी विचार चल रहे हो, घबराहट हो रही हो, या कुछ और अबनॉर्मल एक्सपीरियंस हो रहे हो, साइकोटिक एक्सपीरियंस जिनको कहते हैं, या ये सब तो बीमारी के लक्षण है। ऐसा हल्के लेवल में भी हो तो भी डॉक्टर के पास तो चले जाना चाहिए, क्योंकि दवाएं बड़ी इफेक्टिव हैं जो ये सब आपके ब्रेन की केमिस्ट्री ठीक कर देती हैं। आपकी लाइफ पहले जैसी मेंटल स्टेट में पहुंच जाती है। देखिए, बीमारी भी एक मेंटल स्टेट है, सोचना भी एक मेंटल स्टेट है, प्रेम भी एक मेंटल स्टेट है ना। और हमारा ब्रेन परसीव कैसे करता है वो भी फर्क पड़ता है। अभी हम तुम आराम से प्रेम से बैठ के बात कर रहे हैं, अभी कुछ ऐसा हो जाए तो आपका तुम्हारे दिमाग में फियर आ जाए सपोज, तो तुम बदल जाए। इतना टेम्परेरी है मनुष्य का दिमाग, माया। इसीलिए मैंने अपनी एक किताब का नाम माया इज रियलिटी रखा था। ये माया क्रिएट हो रही है, इसी को माया कहते हैं। ब्रेन क्रिएट कर रहा है, कहीं ऊपर से ईश्वर को जरूरत नहीं है, उसने तो कर दिया जो करना था। नहीं तो सवाल ये कि अगर आपको ऐसा लग रहा है और आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए तो बात नहीं है। अगर 2-4-5 दिन लग रहा है तो वन शुड सी अ डॉक्टर। डॉक्टर विल आस्क यू क्वेश्चन, डिटरमिन कि ये मेंटल इलनेस है या नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ वो मेंटल इलनेस जो सिर्फ दवा से ठीक होती है वो 20-30% की है। बाकी को दवा दे के डॉक्टर्स को भी बताना चाहिए कि बीमार कम हो, केमिस्ट्री ब्रेन भी ठीक कर देते हैं, अब लाइफ तुम हैंडल करो जाके।
बस जहाँ वो लाइफ हैंडल करने का समय आता है वहाँ तर्क उतर्क शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत बहस होती है लोगों, मैं कहता हूँ ये काम डॉक्टर नहीं कर सकते, दुनिया के काउंसलर भी नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको करना पड़ने के लिए जो प्रयत्न चाहिए वो कहाँ से सीखोगे? तब ये सब लोग काम आते हैं जो हमारे यहाँ का ज्ञान है। महात्मा गांधी भी, गांधी एक दिन में नहीं बने थे। जिस गांधी को हम जानते हैं वो गांधी 60 साल की उम्र का गांधी है। तब तक वो रोज गिर रहा था, रोज उठ रहा था। और यकीन ना हो तो मेरी एक दोस्तों सलाह है सबको, एक दिन एक्सपेरिमेंट कर लो, ये एक दिन ऐसा निकाल लो, अभी तो अक्टूबर भी है इसलिए उस दिन तय कर लो कि होश में माफ कर देंगे, नफरत नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, मन में किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, बात गलत होगी तो प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन सामने वाले से नफरत किए बिना करके देख लीजिए एक दिन बस। और काजल को बता दीजिएगा फोन करके, जितने लोग कर पाए, सही ईमानदारी से करने का, ऑनेस्टी तो चाहिए। तो ऑनेस्टी तो डिग्निटी के लिए भी चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता इतना लड़ने की ज़रूरत है क्या? कैसे प्रोटेस्ट करना, वर्बल आर्ग्यूमेंट, थोड़ा बहुत गुस्सा उस्सा तो ठीक है, लेकिन फिर अब मेरी बात लोग मान लेंगे तो अदालतें क्या करेंगे फिर? ठीक ही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स नहीं है। बहुत है मेरी ज़िंदगी में। अब लोगों को सुना दो तो लोग प्रसाद चढ़ाएंगे कि उनकी ज़िंदगी में नहीं है प्रॉब्लम। नो बट आई वांट टू आस्क कि आप जितनी ईज से ये सब बातें उन सबको बता रहे हैं, आप अपनी लाइफ में भी क्या इतनी ही ईज से सारी प्रॉब्लम्स डील कर लेते हैं? देखिए प्रॉब्लम डील तो कर लेते हो जाती हैं, तो कर लेता हूँ कि नहीं पता नहीं। ओवर ईयर्स मे बी बिकॉज आई टीच लॉट ऑफ दिस गांधी कृष्ण एंड ऑल दैट, मे बी दैट हैज गॉट इनटू मी। एंड मुझे वो क्राइसिस होती है तो आई हैव टू फॉल बैक ऑन लर्निंग फ्रॉम महात्मा गांधी और कृष्ण, बुद्ध, वट एवर, बिकॉज मैं सोचता हूँ किससे बात करें मैं। कष्ट इनको भी हुआ होगा, इनको लगता है राम को कष्ट नहीं था, वो इनको कुछ नहीं पता राम के बारे में। आप क्या सोचते हैं राम को कह दिया तो जाओ चले गए होंगे, दुख नहीं हुआ होगा उनके? क्या पता 14 साल दुख रहा हो। कृष्ण को दुख नहीं होगा इतना बड़ा युद्ध करा के अपने परिवार से लड़के। गांधी को दुख नहीं हुआ होगा। बात समझिए, हमारे आपके शुद्ध दुख हम लोग इतना बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई मीनिंग ही नहीं है। अपना सेल्फ सेंटर्ड लाइफ में छोटी सी बात को बड़ा से क्लाउड बना के और दुखी करते हैं। इन सब लोगों ने दुख की स्पाइक कम कर ली, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी दोनों। आया और चला गया, पता नहीं लगेगा आपको कितना दुखी हुए हो। तो इजीली बता इसलिए रहा हूँ कि मैं रोज गिरता हूँ, रोज उठता हूँ। एक्चुअली सारी तमन्ना ये है कि किसी एक दिन वो पॉइंट पा लूँगा मैं जहाँ पे बैलेंस हो जाए। तो स्पाइक कम करने का खेल है। तो मैं कहती 10 दिन दुखी रहता था पहले, तो मुझे भी डिप्रेशन पता है यार, ऑल ऑफ अस है, सबके जीन्स तो वही हैं, बीमारी तो सबको हो सकती है, ब्रेन भी वही है, हालात सबके वही। तो कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी इंटेंस होता है, थोड़ा होता है। कभी मेरी सर्जरी हुई, मुझे बिल्कुल नहीं हुआ उसके बाद, जबकि लोगों को बहुत होता है। 3-4 सर्जरी के बाद भी नहीं हुआ। छोटी सी बातों में कभी कुछ हो जाता है। मुझे दुख होता तब जब मुझे लगता है कि अननेसेसरी दो लोगों के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। तो एक बट आई एम स्टिल ट्रेनिंग माई सेल्फ। इधर हो कि आज गिरे तो कल एक दिन तो। लेकिन ये मत सोचिए कि गांधी और बुद्ध और कृष्ण जो थे एक बार उस पॉइंट पे पहुंच गए तो हो गया बस, ऐसा कुछ नहीं होता। उस पॉइंट पे जहां आप समभाव से देख सके, टिके रहने के लिए 24/7 आपको करते रहना पड़ता है। I've got my answer. आपके और मैम के बीच में झगड़े नहीं होते होंगे? होते हैं, बहुत मतभेद होते हैं, लेकिन वो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल होते हैं यार। अभी तक तो ऐसे ही कि जल्दी खत्म हो जाते हैं। झगड़े तो जरूरी है ना, झगड़े तो गांधी जी के भी हो रहे थे, अंग्रेजों से नहीं हो रहे। तो कोई हेट्रेड नहीं थी ना, सारा खेल हेट्रेड। झगड़े करो तो मनुष्य का स्वभाव है। मैं कह रहा हूँ ये नफरत को पाल रहा है। नफरत इज so if you want one definition, which is my definition of mental health, easy flow in life is mental health, stagnation is mental illness. अगर आप अटक गए और चिपक गए किसी थॉट से, किसी पाथ से, किसी ट्रॉमा से, किसी उससे, वो बीमारी है। परवाह में रहिए,
जो करना है करिए, प्रोटेस्ट करना है करिए करिए, अपनी करिए, लेकिन अपनी लाइफ मत अटकाइए किसी चीज़ के पीछे। ये तो मैं उन लड़कियों से भी कहता हूँ जो आते हैं ना बेचारी, अब्यूज़ हो गया, मतलब बहुत एक्सट्रीम केस में तो आई इवन से आई हैव टोल्ड गर्ल्स कि रेप भी हो आपका तो मरो मत उसके पीछे। ये सबसे बड़ा पत्ता फेंका गया था औरतों की बॉडी को शेम से जोड़ के, जिसके चलते सब शासन चल रहा है। अगर लड़कियों को समझना चाहिए बॉडी उनकी है, कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ कृत्य कर गया तो ये उस व्यक्ति की गड़बड़ है। तुम रोज वो तो करके चला गया, तुम 20 साल क्यों मार रही हो अपने आप को? लड़ाई लड़नी लड़ो, बिल्कुल लड़ो, लेकिन मरो मत मरो। मरते लड़के जीत है भाई, इतना शर्मिंदा कर दिया जाता है। चुप कहा अदालत जाओगे तुमसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा बताओ, तुमने रोने की है क्यों? खैर सोसाइटी में थोड़ा गड़बड़ हो भी रही है कि जो बातें सिर्फ बातों तक सीमित थी वो अब वायलेंस होती जा रही है। वायलेंस बहुत बढ़ गई, लोगों के दिमागों में भर गई है वायलेंस। हर इंडिविजुअल की अपनी कन्फ्लिक्ट, अपनी लड़ाई। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय बहुत खराब, कंड्यूसिव नहीं है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, टीवी, व्हाट्सएप, ये वो, रिसोर्सेज की कमी, हर आदमी के अरमान, मटेरियल अरमान, सब्र खत्म हो गया है, टॉलरेंस खत्म हो गई है। जो हम लोग लेट गो करके लगता था कि आप कादिल मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो हो सकता है आपकी बात मुझे बुरी लगे, लेकिन मुझे इतना तौलना आना चाहिए कि तुम इम्पोर्टेंट हो कि वो बात मैं लेट गो कर दूँ, थोड़ा समझाएगा, तुम मैं बचा रहा, मैं तुम्हें बचाऊँ, मैं नहीं, मैं तुम्हें एक बार कहूँगा, तुम अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ तो तुम लेट गो कर दोगी, लेकिन फिर रिस्की काम है ना ये, कभी नहीं भी हो सकता ऐसा। तो ये वायलेंस जो सर में भरी हुई है लोगों के। क्या सोल्यूशन है? और स्कूल स्कूल स्कूल, बट वो जो स्कूल से निकल आए हैं और अब उनको जेब कर रहे हैं। और मैं आपको बता, ये न्यूरो साइंस की एक बहुत बड़ी रोबस्ट फाइंडिंग है कि पेट में जब बच्चा आता है, इसीलिए माँ से कहा जाता है जब पेट में बच्चा हो तो अच्छा मन रखो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन की पेट में केमिस्ट्री ठीक रहेगी तो बच्चे का हेल्दी नेटवर्क डेवलप होगा। और इनिशियल ईयर्स में जब ब्रेन के नेटवर्क हो तो व्यक्ति का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वहीं फॉर्म हो जाती हैं। फिर अब 16-17 तक एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में डेवलप होते रहता है, तो वहाँ जो आप सिखाएंगे उतने ही हेल्दी लोग होंगे। इसका मतलब व्हाट वी कॉल नॉर्मल इज़ नॉट हेल्दी, ये तो समझ गए। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं तब बदलने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है, दैट हैज़ टू बी लाइक गांधी एंड बुद्धा, बहुत मेहनत लगती है। मजबूरी में हो जाते हैं, झटका लग गया लोग बदल गए, है ना, लेकिन होश में 24/7 अपने को बदलते रहना वो बड़ी मेहनत का काम होता है। किया जा सकता है, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है। जो तरीके लोग अपनाते हैं उनसे नहीं होने वाला। एक चीज़ है, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड रील्स हैं। ये यूनिवर्स का क्या चक्कर है सर? यू थिंक यूनिवर्स से आजकल कनेक्टिविटी आपकी हो जाए तो जो आप चाहते हैं वो हो जाता है? मैनिफेस्टेशन, जी, ये सब देखो, कुछ लोगों की दुकानें चल रही हैं इन सब से। जो लोग ऐसे कोई काम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, दुकानें चल रही हैं। पहले कुछ ज्ञानी हुए, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, सब बोल के चलेंगे। आप 2-4 सेंटेंस उनके उठा लीजिए, आप बन जाइए सब बाबा। जितना आपकी मेरी समझ में नहीं आता कि इतना मोटिवेशन की ज़रूरत है लोगों को। एवरीबडी इज ए मोटिवेशनल स्पीकर ऑन यूट्यूब। अपना अपना काम छोड़ के, जिसमें वो ट्रेंड है वो छोड़ के, हम इसके गुरु हैं, हम उसके गुरु हैं, हम लाइफ कोच है। लाइफ कोच क्या मतलब? हाउ टू लव की क्लासेस चल रही है, हाउ टू लव की क्लासेस चल रही है, ये सिखाना पड़ता है कि नहीं? हाउ टू लव योर चिल्ड्रन, ये किस सिखाने की बात है? मोहब्बत सिखाएंगे हम लोग किसी को?